आज से लगभग 120 साल पहले गुलाम भारत के मुरादाबाद में हरथला गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। ये वो समय था जब महात्मा गांधी शायद बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। आज हम आपको ब्रिटिश शासन के काल के कुख्यात डाकू सुल्ताना के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। उत्तर प्रदेश प्रांत का खूंखार डाकू जिसका नाम था सुल्ताना, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उसने डकैती की, उसने अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया, एक नहीं कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई नायकों में से एक सुल्ताना डाकू भी था। उसके बारे में ज्यादा व्याख्या या प्रसंग पढ़ने को नहीं मिलते। वह उन नेताओं में से नहीं था जिनका संगठन अंग्रेजों के समक्ष भारत के करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता था। उसे अंग्रेजों की चापलूसी करके देशवासियों को बड़े जननायक बनने का छलावा देने वाले तत्कालीन समाज के ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी। सुल्ताना डाकू की कहानी इतिहास के गर्त में कहीं छुपी हुई है। बहुत कम जानकारी सुल्ताना के बारे में मिलती है। माना जाता है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक का सबसे दुर्दांत और खतरनाक डाकू सुल्ताना ही था। इसे गांव के लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता भी हासिल थी। इसने महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर ही अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था। माना जाता है कि सन 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को आतंकित करने वाले इस डाकू का जन्म अपराधियों के मुस्लिम भाटू कबीले में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बदसूरत से दिखने वाले डाकू के ऊपर एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वह इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। सुल्ताना ने एक डांस करने वाली फुलकन वॉन नाम की एक लड़की का अपहरण किया। इसके बाद से इस लड़की का नाम पुतली बाई पड़ गया। गुलाम भारत के दौरान अंग्रेज सरकार की नीतियों और भारत के लोगों खासकर गरीबों से उनका हक छीनने की नीति ने ही सुल्ताना को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया था। ऐसे में सुल्ताना शोषित और पिछड़े समाज में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। धीरे धीरे उसे गरीब लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। कहा जाता है कि इसी समर्थन के बल पर उसने अगले एक साल में 100 डकैतों का एक गैंग बना लिया था। सुल्ताना के लिए गरीबों की खून पसीने की मेहनत से इकट्ठा किया गया अंग्रेजी खजाना हमेशा लूट का पहला निशाना रहा। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू के खौफ की तूती बोलती थी। ये रास्ता गरीबों और गांव वालों के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के लिए मौत का रास्ता बन गया था। सुल्ताना के डकैतों ने यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके निशाने पर अंग्रेजों, जमींदारों और दीवानों का खजाना रहता था। हालांकि सुल्ताना के डर से वहाँ चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन अंग्रेजों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना ने अपनी लूट के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि कर ली और जल्द ही सुल्ताना खौफ का दूसरा नाम बन गया। सुल्ताना गांव के लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसने कई बार माल से लदी पड़ी अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा था। उसने ऐसी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वह लूटा हुआ माल गरीबों और गांव वालों में बांट दिया करता था। सुल्ताना से परेशान होकर अब अंग्रेजी सरकार सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुल्ताना भी शातिर था। वो इतनी जल्दी पुलिस वालों के हाथ कैसे आ जाता। अंग्रेजी सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 300 जवानों की एक टीम भी बनाई थी। 300 सिपाहियों की ये टीम उस दौर में आधुनिक हथियारों से लैस थी, जिसमें 50 घुड़सवार का एक दस्ता भी मौजूद था। काफी मेहनत के बाद भी जब कुमाऊं के पुलिस आयुक्त परसी बिंडहम सुल्ताना को पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने युवा अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलावा भेजा। वहीं माना यह भी जाता है कि सुल्ताना डाकू को जब पुलिस तलाश कर रही थी तभी उसने हल्द्वानी के एक जमींदार खड़क सिंह कुमड़िया के घर पर लूट मचा दी थी। ऐसे में जमींदार खड़क सिंह से भी सुल्ताना ने दुश्मनी मोल ले ली। लूट के बाद जब फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट को पता चली तो उन्होंने खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में फ्रेडी यंग, जिम कॉर्बेट और खड़क सिंह मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढने में लग गए। तब आयरिश मूल के भारतीय लेखक और एक बेहतरीन शिकारी जेम्स जिम कॉर्बेट को सुल्ताना डाकू के पीछे लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि जिस तरह से नरभक्षी तेंदुओं से जिम कॉर्बेट ने पहाड़ी लोगों को राहत दिलाई थी, ठीक उसी तरह जिम इस खतरनाक डाकू को मारकर उनकी भी चिंताओं को दूर करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जंगल का शिकारी इस इंसानी दुनिया के डाकू को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ऐसे में सभी लोगों के असफल हो जाने पर विशेष अधिकारी फ्रेडी यंग को जांच में लगा दिया गया। अनेकों प्रयास के बाद आखिरकार एक दिन सुल्ताना अंग्रेजों की पकड़ में आ गया।
गुलाम भारत में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी और एक लेखक रहे फिलिप मैनसन ने अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया में लिखा है कि सुल्ताना डाकू को फ्रेडी यंग ने ही पकड़ा था। माना यह भी जाता है कि इसी युवा अंग्रेज अधिकारी फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की गिरफ्तारी के बाद उसे माफ करने की कई कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था उसे कभी भी अपने बाप के नाम पर जिल्लत ना उठानी पड़े, इसलिए उसने इस अंग्रेज अधिकारी से अपने बेटे की मदद करने को कहा। ऐसे में यंग ने सुल्ताना की बात मानते हुए उसके बेटे को पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया। बहरहाल कुल मिलाकर सुल्ताना डाकू पुलिस की गिरफ्त में था। एक छोटी सी सुनवाई के बाद उसे लूट और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी गई। आखिरकार 7 जुलाई 1924 को उसे 15 दूसरे साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वहीं अंग्रेज सरकार ने सुल्ताना को समर्थन और पनाह देने वाले लगभग 40 परिवारों को भी काला पानी की सजा सुनाई। हालांकि फांसी की तारीख में कई विरोधाभास भी हैं। कहीं कहीं फांसी का सन 1925 भी लिखा है। इसी के साथ गरीब लोगों का एक मसीहा और अंग्रेजों का दुश्मन रहा सुल्ताना डाकू हमेशा के लिए शांत हो गया। ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।